बात बात में अपनी नौकरी की धौंस दिखाने वाली, अपनी सास को अनपढ़ गँवार समझने वाली नेहा ने जब सासू माँ की डिग्रियाँ और ओहदा देखा तो देख कर के होश उड़ गए। घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चल रही थीं। आज नेहा की शादी है। नेहा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। नेहा के माता पिता ने उसे बेटे की तरह ही पढ़ाया लिखाया। पढ़ने लिखने के बाद नेहा आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोजीशन पर काम कर रही है। नेहा आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की तो ज़रूर है, लेकिन उसे अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी नौकरी पर हद से ज़्यादा घमंड है। उसे ऐसा लगता है कि वह नौकरी क्या करती है, उसे अपने आगे पीछे कोई नहीं लगता। नेहा का यही स्वभाव शादी के बाद भी रहता है। कई बार तो नेहा के इस अकड़ू स्वभाव की वजह से सामने वाले को भी बहुत बुरा लग जाता था, लेकिन नेहा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नेहा की शादी के पास के ही शहर कानपुर में हुई थी। उसके ससुराल में उसकी सास और 2 सगे भाई थे। ससुर जी 15 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। शादी हो जाने के बाद नेहा अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी नेहा का वही रवैया रहा जो अपने मायके में था, अकड़ू और घमंडी। वह अपनी सास को कुछ भी नहीं समझती थी। जब देखो तब अपने सास को अपनी नौकरी की धौंस दिखाती रहती थी कि मैं तो नौकरी करती हूँ, मैं घर के काम क्यों करूँगी, घर के काम आप करो, मैं पैसे कमा रही हूँ। नेहा को ससुराल में आए हुए 1 हफ्ता ही हुआ था। आज नेहा की रसोई की रस्म थी। रसोई की रस्म करने के लिए वह रसोई में गई। उसमें भी उसने हलवे की कढ़ाई में सिर्फ हाथ लगाया था। बाकी का सारा काम तो दिव्या जी ने ही किया था। रसोई की रस्म पूरी करने के बाद सभी रिश्तेदारों के सामने ही नेहा ने अपनी सास से साफ साफ कह दिया था कि घर में कोई भी उससे रसोई के किसी भी काम की उम्मीद ना करे और ना ही घर के किसी और काम धाम की मुझसे उम्मीद करें, क्योंकि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शादी के बाद ससुराल में आकर के रसोई में रोटियां बनाती हैं। मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ। मैं घर के काम धाम करने वाली नहीं हूँ। देवयानी जी इशारे से अपनी बहू को चुप रहने के लिए कहती है। उनको लगता है कि वह सभी रिश्तेदारों के सामने इस तरह से कह रही है तो सभी लोग क्या सोचेंगे कि मैंने अपने बेटे के लिए किस तरह की बहू चुनी है, और मेरी बहू को भी भला बुरा कहने लगेंगे। इसलिए वह अपनी बहू से हमदर्दी रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है। नेहा अपनी सास का इशारा देखकर और भी भड़क जाती है और कहती है, आप यह मत समझना कि मैं आपके इशारों पर नाचूंगी। मैं आज के ज़माने की बहू हूँ, आपके इशारों पर नाचने वाली नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपने इशारों पर नचाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। नेहा की बातें सुन करके बरामदे में बैठे हुए सभी रिश्तेदार, बुआ, मामी, ताई सब उसका मुंह ताकते रह गए कि देवयानी जी ने तो कुछ कहा भी नहीं और उनकी बहू ने उन्हें किस तरह से डांट दिया। अपनी बहू की बातों को सुनकर देवयानी जी को भी थोड़ा अटपटा सा लगता, लेकिन वह बातों को बदलते हुए कहती है, चलो चलो, रसोई की रस्म के लिए देरी हो रही है। आखिरकार आज मेरी बहू ने सबके लिए मीठा हलवा बनाया है, तो सभी अपना मुंह मीठा कर मेरी बहू को ढेरों आशीर्वाद दीजिए। सभी बहू नेहा के हाथ से बने हुए हलवे को खाने लगते हैं। शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं और बहुत सी रस्मों में बहू की भी ज़रूरत होती है। दूसरे दिन देवयानी जी अपनी बहू से कहती है, बेटा कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म रखी है, उसमें सभी रिश्तेदार आएंगे और सारे बड़े बूढ़ों को भी बुलाया। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सबके पैर छूने पड़ते हैं। मैंने सभी के पैर छूने के लिए शगुन के लिफाफे तैयार करके रख दिए हैं। कल मुंह दिखाई की रस्म हो जाने के बाद तुम लिफाफे देकर सबके पैर छू लेना। अपने कानों में लीड लगाकर गाना सुन रही उसने अपनी सासू माँ की किसी बात को ही नहीं सुना। गाने सुनते सुनते वह अपने गर्दन को भी हिला रही थी। देवयानी जी को लगा शायद बहू ने उनकी बात को सुन करके हाँ कर दिया है। दूसरे दिन मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। पूरा आंगन लोगों से भरा हुआ था। सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे। आज पड़ोस के लोग भी बैठे हुए थे। मुंह दिखाई के रस्म में सभी लोग बहू को अच्छे अच्छे उपहार दे रहे थे। बाद में मुंह दिखाई की रस्म के बाद देवयानी जी शगुन के लिफाफे लेकर के अपनी बहू के पास गई और बहू बोली, बेटा अब तुम्हें सबको यह लिफाफे देकर पैर छूने हैं। पैर छूने की बात सुनकर करके नेहा सभी के सामने देवयानी जी के
पर भड़कते हुए कहती, आपने क्या समझ रखा है मैं इतने सारे लोगों के पैर छूऊं, वह भी झुक झुक कर? मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। मैं किसी के पैर नहीं छूने वाली हूँ। मैं पुराने ज़माने की सीधी सादी या आपकी तरह अनपढ़ गंवार नहीं हूँ। मैं आज के ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, नौकरी करती हूँ, अच्छा खासा पैकेज कमाती हूँ, और आप मुझसे उम्मीद कर रही हैं मैं इन सब लोगों के पैर छूऊं, वह भी झुक झुक कर? मुझसे यह सब नहीं होगा। आज फिर से नेहा ने सबके सामने देवयानी जी को खरी खोटी सुना दी। आंगन में बैठे हुए सभी लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि देवयानी जी कैसी बहू लेकर आई है, वह तो उनकी एक भी बात नहीं सुनती। अभी यह हाल है तो बाद में पता नहीं क्या करेगी। यह तो शादी की रस्मों को ही नहीं मान रही, और जब देखो तब देवयानी जी को नीचा दिखाती रहती है, और तो और अपनी नौकरी की धौंस दिखाती है। अब तो भगवान ही भला करे देवयानी का। ऐसी तेज तर्रार बहू लेकर के आई है अपनी बहू। और आंगन में बैठे सभी लोगों की बातें देवयानी जी के कानों में तीर की तरह चुभ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके कानों में गर्म तेल डाल दिया हो। फिर भी हिम्मत करके वह धीरे से अपनी बहू से कहती, बेटा मैंने तुमसे कल ही इस बारे में बात की थी, तब तो तुमने हाँ कर दिया था। अगर तुम्हें यह रस्म नहीं करनी थी तो कल ही बोल देती। कम से कम सबके सामने इस तरह से मुझे बेइज्जत तो नहीं होना पड़ता। नेहा चिल्लाती हुई कहती है, आपने मुझसे इस बारे में कब बात की है? मुझे तो याद भी नहीं है। मैं तो कल अपने कमरे में बैठकर के लीड लगाकर गाना सुन रही थी। देवयानी जी को समझ में आ जाता है कि बहू ने उनकी बातों को सुना ही नहीं। तभी छत पर बैठा हुआ देवयानी जी का बेटा राहुल भी अपनी माँ और पत्नी दोनों की बातों को सुन रहा था। छत से ही वह अपनी पत्नी को फ़ोन करता है और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि शादी की कुछ रस्म होती हैं जिन्हें मानना पड़ता है। तुम भी इन रस्मों को निभा लो, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। जैसे तैसे राहुल के समझाने पर नेहा शगुन के लिफाफे देने के लिए और लोगों के पैर छूने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। सारी रस्में हो जाने के बाद भी सभी लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। सभी के घर जाने के बाद नेहा देवयानी जी पर गुस्सा करते हुए कहती है, माँ जी आप मुझे अपनी तरह बनाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, बहुत लाड प्यार से पली हूँ, कभी किसी के पैर नहीं छुए हैं मैंने। आज तो आपने इतने सारे लोगों के पैर छुआ कर मेरी कमर ही तोड़ डाली। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आज तो आपने शगुन के नाम पर अपने जला ली है, लेकिन शगुन के नाम पर अपनी चला ली है, लेकिन आगे से मुझ पर अपने चलाने की कोशिश मत करना। तुम तो ठहरी अनपढ़ वाली, लेकिन मैं इन रस्मों को नहीं मानती। देवयानी जी अपनी बहू को समझाने की कोशिश भी करती है कि बहू ऐसा नहीं होता। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है और रीति रिवाज और रस्मों को मानना अपनी जगह होता है। अगर हम चाहें तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चल सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि हम एक चीज़ के लिए सारी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाएं। यह ज़िंदगी है, इसमें सब कुछ चलता रहता है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ किया है। देवयानी जी इतना बोल ही पाती हैं कि उनकी बात को काटते हुए नेहा कहती है, अब आप मुझे समझाएंगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? मेरे भी क्या दिन आ गए, अनपढ़ गवार भी मुझे लेक्चर देने लगी हैं। इतना कहकर पैर पटकती हुई नेहा अपने कमरे में चली गई। देवयानी जी को अपनी बहू का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। बहू के जाने के बाद भी देवयानी जी के घर में के काम नहीं छूट रहे थे। बहू के आ जाने के बाद देवयानी जी के घर के काम नहीं छूट रहे थे, क्योंकि बहू ने तो नौकरी के नाम पर घर के किसी भी काम को करने से साफ मना कर दिया था कि आप तो घर पर बैठी रहती हैं, आप ही घर गृहस्थी संभालिए। मैं नौकरी करती हूँ, मुझसे यह सब नहीं होगा। एक दिन नेहा अपने ऑफिस के लिए जा रही थी, लेकिन हड़बड़ी में अपने ऑफिस के एक ज़रूरी फाइल डाइनिंग टेबल पर भूल गई। देवयानी जी अपनी रसोई के काम निपटा कर जब बाहर निकली तो देखा डाइनिंग टेबल पर एक फाइल पड़ी हुई है। वह उस फाइल को उठाकर खोलकर पढ़ने लगी। तभी हड़बड़ा हुई नेहा घर के अंदर प्रवेश करती है और अपनी फाइल को सासू माँ के हाथ में देखकर फाइल को छीनते हुए कहती है, तुम मेरी फाइल को खोलकर क्या कर रही हो? मुझे तो लगता है तुम्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता होगा, तो तुम्हें मेरी इस फाइल में लिखा हुआ क्या समझ आएगा? तुम तो ठहरी अनपढ़ वाली, लिखी भी होगी, बस हिंदी पढ़नी आती होगी, इंग्लिश तो तुम्हें आती ही नहीं होगी। बहू की बातें सुनकर देवयानी जी के दिल को चीर रही थी। आज उनका दिल कह रहा था कि वह अपनी बहू को अच्छे से कह दे कि वह अनपढ़ गंवार नहीं, वह भी पढ़ी लिखी है, वह भी
अपनी बात कहने ही वाली थी कि बहू नेहा अपनी फाइल को छीनकर वापस से घर के बाहर निकल गई। आज फिर देवयानी जी कहते कहते रुक गई। एक दिन नेहा के मामा का फ़ोन आता है और वह कहते हैं कि वह कानपुर शहर में ही आए हुए हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वह शादी में नहीं आए थे। नेहा अपने मामा से मिलने के लिए खुश हो गई और उसने कहा कि वह घर पर ना मिल करके किसी रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। उसे अपने साथ से अपने मामा को मिलने में शर्म आ रही थी, इसलिए वह अपने मामा को घर पर ना बुला करके रेस्टोरेंट में बुलाती है और उधर ही राहुल को लेकर पहुंच गई। बातों ही बातों में मामा नेहा को बताते हैं इस शहर से उनका 15 साल पुराना रिश्ता है। 15 साल पहले भी वह कानपुर आए थे। उस समय इस शहर में एक बहुत ही निर्भीक और बहादुर सब इंस्पेक्टर हुआ करती थी। पूरे एरिया में उनका जलवा था। आसपास के लोग उनके नाम से ही डरते थे। बहुत ही ईमानदार और बहादुर सब इंस्पेक्टर थी। वह नेहा अपने मामा की बातों को बहुत ही उत्सुकता से सुन रही थी और उसे लग रहा था कि वह उस सब इंस्पेक्टर के बारे में और भी बहुत कुछ कहने जाने वाले मामा से कहती है, मामा क्या आप उस सब इंस्पेक्टर से मिले हैं? आप उनको कैसे जानते हैं? हाँ नेहा, मैं उनसे मिला था और वह वाक़या मुझे आज भी याद है। जब मैं अकेला कानपुर के हाईवे के पास गुजर रहा था तो हाईवे के पास ही 3 से 4 लोग बैठे हुए। मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे रास्ता पूछने के लिए अपनी कार को रोका तो वह तीनों मेरी कार के पास आ गए और कांच को नीचा करने के लिए कहा। जैसे ही मैंने कांच को नीचा किया, गेट खोलकर फटाक से तीनों लोगों ने मेरी कार में आकर बैठ गए। मेरी गर्दन पर चाकू रखकर बोले, जितने भी पैसे हैं और कीमती सामान है वह मुझे दे दो और गाड़ी की चाबी भी निकाल कर मुझे दे दो। मैं डर के मारे सब कुछ उन चोरों को दे दिया, लेकिन इत्तेफाक से वह मेरा फ़ोन लेना भूल गए और मुझे सड़क पर फेंक कर मेरी कार लेकर भाग गए। सड़क पर फेंकने की वजह से मेरे सर पर बहुत तेज चोट लग गई थी। बहुत सारा खून भी निकल गया था। मैं बेहोश हो गया था। मेरे हाथ पैर में भी फ्रैक्चर हो गया था। जब होश आया तो मैंने देखा आसपास भी कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरा हाथ मेरी जेब में गया, मैंने देखा फ़ोन तो मेरे पास ही है। फटाक से मैंने पास के पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगा दिया। पुलिस स्टेशन बहुत ही नज़दीक था। उस पुलिस स्टेशन में उस समय देवयानी जी चौहान सब इंस्पेक्टर थी। वह अपने 2 पुलिस वालों के साथ 5 मिनट के अंदर ही मेरे पास आ गई। मैं उन सब इंस्पेक्टर को देखकर हड़बड़ाहट रह गया, क्योंकि वह बहुत ही बहादुर थी। मुझसे चोरों का सारा पता पूछने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया और चोरों की गाड़ी का पीछा करने लगी। थोड़ी दूर जाकर ही उन्होंने चोरों की गाड़ी पर एक फायर किया, जिससे उनकी गाड़ी पंचर हो गई। चोरों ने भागने की कोशिश की, लेकिन देवयानी जी ने बहुत ही बहादुरी के साथ उन तीनों को पकड़कर जेल में डाल दिया और मेरा सामान वापस से दिला दिया। मुझे अस्पताल में भर्ती करा। मैंने देवयानी जी का तहे दिल से शुक्रिया किया। आज इस बात को 15 साल बीत गए हैं, लेकिन जब भी मैं इस शहर में कानपुर में आता हूँ, वह वाक़या ताज़ा हो जाता है और बार बार मेरा मन देवयानी जी से मिलने का करता है। रिया उत्सुकता से पूछती है, मामा क्या आप उनसे मिले? या रिया ठीक होने के 4 दिन बाद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उस पुलिस स्टेशन में देवयानी जी का धन्यवाद करने के लिए आया था कि आज आपकी वजह से मैं बच गया। आपने मुझे समय पर अस्पताल पहुंचा दिया, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर पता चला कि सब इंस्पेक्टर देवयानी जी ने 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया है। शायद उनका कोई निजी मामला था, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैंने उनको कई जगह ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। फिर मैं वापस चला गया। नेहा अपने मामा की बातों को सुनकर के अचंभित हो रही थी और उसका मन भी देवयानी जी से मिलने का मन कर रहा था। एक बार उसके मन में ख्याल आया है कि उसकी सास का नाम भी देवयानी है। कहीं उसकी सास वही देवयानी तो नहीं? लेकिन फिर वह सोचती है, नहीं नहीं, मेरी सास तो अनपढ़ सब इंस्पेक्टर हो सकती है। वह तो पूरा दिन घर के कामों में और रसोई में लगी रहती है। अगर मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो पलट कर जवाब भी नहीं देती। लेकिन मामा तो कह रहे हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही निर्भीक और बहादुर थी। मेरी सास तो मुझे बिल्कुल भी बहादुर नहीं लगती। तो यह देवयानी जी नहीं हो सकती। यह मेरे मन का वहम है। क्या दुनिया में एक ही देवयानी है? बहुत सारी देवयानी हैं। थोड़ी देर में राहुल भी वापस आ गया और कहता है, सॉरी मुझे बहुत देर हो गई। ऑफिस में ज़रूरी कॉल आ गई थी, इसलिए आप लोगों की बातों को सुन नहीं पाया। लेकिन मामा जी, आप इधर तक आए हैं तो एक बार घर जरूर चलिए। आप इधर से वापस नहीं जा सकते हैं। आप हमारी शादी में भी नहीं आए थे, इसलिए अब तो आपको हमारे घर चलना ही पड़ेगा। राहुल मामा जी से बहुत ज़्यादा आग्रह करता है। हालांकि नेहा का बिल्कुल भी मन नहीं था कि राहुल मामा जी को अपने घर ले आए और
अपने अनपढ़ गँवार सासू माँ से मिलवाया उसे। बस पढ़े लिखे लोगों से ही मिलना और उनसे बातें करना और अपने स्टेटस के लोगों के साथ मिलना-जुलना पसंद था। वह अपनी सास को सास समझती ही नहीं थी, ऐसा लगता था जैसे घर की नौकरानी हो। राहुल के कहने पर नेहा अपने मामा जी को अपने ससुराल ले आई। मामा जी हॉल में आकर सोफे पर बैठ गए। नेहा अपनी सास को आवाज़ देते हुए कहती है, माँ जी मेरे मामा जी आए हैं, ज़रा चाय बना कर ले आओ, साथ में पकौड़े भी बना लाना, खाली चाय लेकर मत आना। देवयानी जी चाय और पकौड़े बनाकर जैसे ही हाल में प्रवेश करती है, उनको देखकर मामा जी खड़े हो गए और जाकर के उनके पैर छूने लगे। अरे देवयानी जी, आप, मैंने आपको कितना ढूंढा और आप मेरी नेहा की सास है, मुझे पता ही नहीं था। नेहा, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी सास ही सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान है। नेहा का मुंह मामा की बात सुनकर खुला का खुला ही रह गया। मामा, आप कैसे बातें कर रहे हो? मेरी सास कोई सब इंस्पेक्टर नहीं है, वह साधारण सी गृहिणी है, घर के सारे काम धाम करती हैं और आपको उनको देखकर लगता है कि वह सब इंस्पेक्टर होंगी। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। यह वही देवयानी नहीं है और कोई और देवयानी होगी। नहीं नहीं नेहा, यह वही देवयानी जी हैं, सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान। मुझे उनका चेहरा बहुत अच्छी तरह से याद है। देवयानी जी चाय और पकौड़े की प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए कहती है, जी मैं ही सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान हूँ, आपने मुझे बिल्कुल सही पहचाना। अपनी सासू माँ के मुंह से सब इंस्पेक्टर देवयानी चौहान सुनकर के नेहा के होश उड़ गए। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। उसके साथ सब इंस्पेक्टर थी जिसको वह पिछले 4 महीनों से अनपढ़ गवार समझ रही थी। वह अपने समय पर सब इंस्पेक्टर रही हैं। मैंने उनका कितनी बार अनपढ़ अनपटवारी बार बार नौकरी की धौंस दिखाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी सास सब इंस्पेक्टर थी, वह भी नौकरी करती थी। तभी नेहा के मामा जी कहते हैं, शायद आप मुझे नहीं पहचान रही हैं, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आपको याद है एक बार आपने रात में मुझे चोरों से बचाया था और अस्पताल में भर्ती कराया था। अगर आप सही समय पर मुझे अस्पताल में भर्ती ना कराती तो बहुत सारा खून बह जाने के कारण मेरी मौत भी हो सकती थी। ठीक हो जाने के बाद मैं फिर से पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आपसे मिलने के लिए आया था और आपका धन्यवाद करने के लिए आया था, लेकिन आप मिली ही नहीं। आप मुझे उधर क्यों नहीं मिली और आपने इस्तीफा क्यों दे दिया था? अब तो नेहा की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वह ये जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या सच में उनकी सासू माँ सब इंस्पेक्टर थी, और अगर थी तो आखिर उनकी सासू माँ ने इस्तीफा क्यों दे दिया। देवयानी जी कहती हैं कि तुम्हें बचाने के 2 दिन बाद ही मेरे पति का एक एक्सीडेंट हो गया और जिसमें उनका देहांत हो गया था। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, साथ में मेरी बूढ़ी सास भी रहती थी जिनकी तबीयत बहुत ख़राब थी। उनकी देखभाल के लिए किसी एक का घर पर होना बहुत ज़रूरी था। जब मेरे पति थे तो वह घर की सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से संभालते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि तुम नौकरी करती हो और मैं घर संभालता हूँ, जबकि मैं अपने पति का घर संभालने में पूरा पूरा साथ देती थी। ड्यूटी जाने से पहले घर के सारे काम करके जाती थी, खाना बना कर जाती थी, सासू माँ की दवाइयाँ निकाल कर रख जाती थी और बच्चों के टिफ़िन तैयार करती थी। शाम को जब ड्यूटी से आती तो घर जाकर सबके लिए खाना बनाती। कभी भी किसी काम के लिए मैंने अपने पति या सास से शिकायत नहीं की थी। मैंने अपने घर को, बच्चों को और अपने नौकरी को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाला था, लेकिन मेरे पति के जाने के बाद मुझसे अकेले यह सब कुछ नहीं संभाला जा रहा था। मैंने अपने बच्चों की खातिर नौकरी छोड़ दी। थोड़ी बहुत पेंशन के पैसे आते थे, उसी से ही अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, घर के खर्चे चलाए। मेरी मजबूरी थी नौकरी को छोड़ना, इसलिए मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी। देवयानी जी की बात सुन कर के नेहा उनके पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय में सब इंस्पेक्टर रही हैं, जबकि मैंने तो आपको कितनी बार अनपढ़ गँवार कहा है। बहू, मैंने कई बार तुम्हें बताने की कोशिश की, लेकिन शायद तुमने सुनने की ज़रूरत ही नहीं की। समझी मेरी बात को आधा अधूरा सुनकर ही मुझे अनपढ़ गँवार बोलकर निकल जाती थी। कभी मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। मैं तो तुम्हें क्या बताती। आज नेहा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था कि जिस सास को वह अनपढ़ गँवार समझती थी, वह तो इतनी बहादुर और सब इंस्पेक्टर रही हैं, और इंस्पेक्टर रहने के साथ साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों और घर गृहस्थी को भी और बूढ़ी सास को किस तरह से संभाला, यह तो काबिल तारीफ़ है। और मैं अपनी एक नौकरी पर इतना घमंड करती हूँ। ना तो अभी मेरे बच्चे हैं और ना ही मैं घर की कोई जिम्मेदारी संभालती हूँ। कितनी बार सासू माँ का मैंने अपमान किया। नेहा अपने सासू माँ से माफ़ी मांगती है, माँ जी, मुझे
माफ़ कर दो, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे लगता है कि मैं ही एक नौकरी करती हूँ और अपनी नौकरी के आगे कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं, लेकिन आप तो मुझसे बहुत आगे हैं। आपने अपनी नौकरी, अपने बच्चे, अपने परिवार को किस तरह से मैनेज किया है, मैं तो इस बारे में कभी सोच ही नहीं सकती। आप सच में बहुत महान हैं। तभी मामा जी कहते हैं, हाँ बेटा, देवयानी जी ने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरह से मैनेज किया था। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने किस तरह से अपने दोनों बेटों को संस्कार दिए हैं, यह तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। आज नेहा की आंखों में पश्चाताप के आंसू। उसने अब सोचा लिया था कि आज के बाद वह कभी भी अपनी नौकरी का घमंड नहीं करेगी और अपनी सासू माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाएगी, क्योंकि नौकरी करने का मतलब यह नहीं होता कि आप घर के कामों से पल्ला झाड़ कर बैठ जाएं। नेहा की आंखों में आंसू देखकर देवयानी जी उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, बहू, अगर तुम्हें सच में अपने बुरे बर्ताव पर पछतावा है तो यह बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अपने से कम मत आंकना, चाहे वह नौकरी करता हो या नहीं करता हो, लेकिन वह किसी से कम नहीं होता। हर कोई अपनी ज़िंदगी जी रहा है, हर किसी की ज़िंदगी के अपने संघर्ष है। कोई नौकरी नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ भी नहीं आता। अरे, जो नौकरी करता है क्या उसको सब कुछ आता है? देवयानी जी की बात को सुनकर नेहा अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और अपनी सासू माँ से वादा भी करती है कि अब वह किसी को कम नहीं आंकेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।